हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, जिसमें साइंस के अलग अलग सेशंस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अभी हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो है बायोलॉजी। कल भी हमने बायोलॉजी की क्लास ली थी, तो बायोलॉजी में हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जैसा मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीख भी ली हैं कि क्या क्या होता है। तो अभी तक इसमें हमने ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स को पढ़ना चालू किया था, जिसमें से आरबीसी आप सीख चुके हैं कि आरबीसी क्या होता है और डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है। ये दोनों चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। किसके अंदर? परिसंचरण तंत्र के अंदर। आज हम इसके दो और कंपोनेंट्स हैं, जिनको कहा जाता है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये पूरी तरह से कंप्लीटली इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पूरा ब्लड आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं तो क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो आप समझ ही चुके हैं। कि डब्ल्यूबीसी को जो मैंने आपको बताया था, इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ चीजें थी। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, उनको भी थोड़ा सा जो है पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है जो हमारा टॉपिक्स है उनकी तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो जो है हमने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पहला क्वेश्चन था डब्ल्यूबीसी विच आर द मोस्ट एक्टिव फेगोसिटिक सेल। अब जो एक्टिव फेगोसिटिक सेल का मतलब क्या होता है, तो सक्रिय फेगोसिटिक कोशिकाओं का मतलब है कि भाई डब्ल्यूबीसी का मेजर काम क्या होता है। हमें कोई भी बीमारी हो रही है, हमारी बॉडी पे किसी भी तरह से कोई बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, कोई वायरस का अटैक हो रहा है, तो उससे बचाएगा कौन? उससे बचाएगा डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में हमने बात करी कि इसमें कुछ होते हैं जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जिनके ऊपर कणिकामय चीजें होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा था तीन चीजें होती हैं, एक होती है बेसोफिल, एक न्यूट्रोफिल और एक था ईसाइनोफिल। ये तीन चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर भी दो चीजें देखी, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। तो इसमें जो है मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी लास्ट सेशन में। इन सेशंस में मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये वाला जो होता है न्यूट्रोफिल, इस न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है? ये न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, लगभग 65%। और ये छोटी कोई बीमारी होती है तो उसमें सबसे ज्यादा वर्क करता है, तो इसको माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। लेकिन बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए कौन काम करता है? तो मोनोसाइट। मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिपोर्ट्स में अगर मोनोसाइट बढ़ा हुआ है तो ये बताता है कि किसी को कई दिनों से काफी कोई बड़ी बीमारी है। तो अगर डब्ल्यूबीसी में ये पूछ लिया जाए कि मोस्ट फेगोसिटिक सेल कौन सा है जो बीमारी को एकदम एक्टिवली काम करता है, तो एक है मैक्रो पुलिसमैन जो बड़ा पुलिसमैन है, और एक है माइक्रो पुलिसमैन। तो माइक्रो पुलिसमैन न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल है यहाँ पे, और मोनोसाइट जो है ये मैक्रो पुलिसमैन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सबसे एक्टिवली काम करते हैं, छोटी बीमारियों में न्यूट्रोफिल और बड़ी बीमारियों में मोनोसाइट। तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय हैं कोशिकाओं के अंतर्गत। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए डब्ल्यूबीसी विच रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन। देखिए वैसे तो हेपरिन जो होता है, जहां पर भी हेपा शब्द आ जाए तो हेपेटाइटिस सुनते हैं, तो यह हेपा वर्ड जो है ये कहां से रिलीज होता है? लिवर से रिलीज होता है। और ये जो हेपरिन होता है ये आपके खून को क्या करके रखता है? एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है। मतलब ये एक तरीके से आपके खून को आसानी से बहने देता है धमनियों के अंदर, शिराओं के अंदर, कि अगर आपका खून कहीं पर भी रुक गया, वहां पे उसका थक्का जम गया, तो क्या होगा? क्लॉट होने से अटैक आ जाएगा बॉडी में, क्योंकि ब्लड का फ्लो होना तो जरूरी है। तो उस ब्लड को फ्लो कराने के लिए, उसको गाढ़ा ना बनने देने के लिए, उसको आसानी से जो है फ्लो होने के लिए कौन चीज एक्टिव रहती है? हेपरिन। तो ये भी डब्ल्यूबीसी में थोड़ा सा होता है कि भाई डब्ल्यूबीसी काम तो करते रहे अपना, नहीं तो जम जाएगा तो फिर तो काम ही नहीं करेगा। तो कुछ जो है हेपरिन और हिस्टामिन एक मस्ट सेल होता है, वहां से रिलीज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई डब्ल्यूबीसी जो हेपरिन और हिस्टामाइन जारी करता है वो कौन सा करता है? तो वो याद रखेंगे, वो होता है बेसोफिल। जो सबसे कम अमाउंट में होता है वो भी क्या करता है? आपका हेपरिन को रिलीज करता है। आज हम प्लेटलेट्स के भी बारे में भी पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वापस से इनका नाम आएगा, तो वहां पे भी देखेंगे। तो अभी याद रखना बेसोफिल जो है वो डब्ल्यूबीसी में हेपरिन और आपका हिस्टामिन को रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन था इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इन द ब्लड, जो है अगर पैथोलॉजी में रक्त में सफेद कणिकाओं की अधिकता होती है तो क्या होता है?
क्या उससे आपका सेप्टिसीमिया होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। एनीमिया, खून की कमी थोड़ी होगी। ल्यूकेमिया, यही होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स अगर बढ़े हुए दिख रहे हैं तो ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। और अगर हम बात करें पूरे ब्लड के अंदर, तो पूरे ब्लड के अंदर या तो प्लाज्मा होता है या तो कॉर्पसेल्स होते हैं। कॉर्पसेल्स का मतलब कि कणिकाएं होती हैं। इन कणिकाओं में आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता नहीं है। प्लेटलेट्स खुद टूटे हुए पार्ट्स होते हैं, वो भी समझेंगे। और आपका बचता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर ही क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो डिवीजन किसमें होगा? डिवीजन होगा डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो आपका जो ब्लड कैंसर किसी को भी हो रहा है, तो वो ल्यूकेमिया जो कंडीशन है वो किसको हो रही है? वो हो रही है किसी भी व्यक्ति के डब्ल्यूबीसी में। तो ब्लड कैंसर इसी को कहलाता है। तो पैथोलॉजी में अगर ये चीज ज्यादा होती है तो ये लक्षण इस चीज के बताए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, और भी चीजें समझेंगे। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था ये बात कर ली थी। ओपन, क्लोज, खुला, बंद, ये सारी बात हो चुकी है। मानव के अंदर दो, रुधिर और दूसरा लसिका, जिसको ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं और ब्लड सर्कुलेशन में हमारा ब्लड चल रहा है। हार्ट और ब्लड वेसल्स पढ़ना है हमको आगे। तो आज हम जो है आरबीसी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डब्ल्यूबीसी को भी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्लेटलेट्स को और प्लाज्मा को। जो सबसे ज्यादा रक्त में चीज मिलती है प्लाज्मा, उसके बारे में आज बहुत अच्छे से देखेंगे। इन चीजों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स जो है इनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए यहाँ पे नाम बहुत जरूरी है। इनको जो है कई बार सीधे नामों से नहीं पूछा जाता, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स तो रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स तो आपका व्हाइट ब्लड सेल, ऐसी थ्रोम्बोसाइट्स तो प्लेटलेट्स। तो ये तीनों के जो दूसरे नेम है उनको भी याद रखेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी होते हैं। तो कैसे जमाते हैं इस पर भी थोड़ी सी बात आज करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेंगे, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में, फिर हार्ट, फिर ये लिम्फ, ये सारी चीजें आगे पढ़नी है। तो आरबीसी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यही चीज बात करी थी हमने। ये इस तरीके के एल्पेनलीबे के शेप में होती है, बाइकॉन्केव होती है। और ये जो है इसी का जब शेप कम हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया वगैरह हो जाता है। 120 दिन लाइफ होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पसंद होता है, इसलिए लोगों की डेथ हो जाती है पॉल्यूशन में। स्प्लीन की बात करी थी, जिसको ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी। इसके अलावा बोन मैरो से आपकी कुछ चीजें निकलती हैं। बोन मैरो से आपका आरबीसी भी निकलता है, डब्ल्यूबीसी भी निकलता है और प्लेटलेट्स भी निकलते हैं। अब देखिए प्लेटलेट्स यहां से निकलते हैं, लेकिन प्लेटलेट निकलने के बाद देखिए खुद अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो है ये क्या चीज होती है ये भी आज क्लास में समझ लेंगे। निकलता तो ये भी बोन मैरो से ही है। तो इसके अलावा आरबीसी के अंदर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस किस में मिलता है? तो कैमल और लामा में मिलता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन काम करते हैं ये हमारी डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है। अब जो हमारा पूरा फोकस है वो आज की क्लास में प्लाज्मा और बचा हुआ पार्ट प्लेटलेट्स के ऊपर है। तो बहुत अच्छे से इस चीज को देखते हैं। तो देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि भाई प्लाज्मा में होता क्या है, तो आप बताएंगे भाई 90% से 92% इसमें क्या होता है? पानी होता है। इसके अलावा इसमें होता है प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है इसमें कुछ प्रोटीन के नाम आपको याद रखने हैं। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और आपका फाइब्रिनोजेन, ये होते हैं। तो आपके रक्त में जो गाढ़ापन है, क्योंकि 55% तो प्लाज्मा ही है, अब प्लाज्मा भी 90% पानी है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर जो गाढ़ापन है वो किसके कारण होता है? तो एल्ब्यूमिन के कारण होता है। तो ये संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब ये जो है काउंट सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का होगा वो किसका होगा? एल्ब्यूमिन का होगा। तो ये क्या करेंगे? ये जो है रक्त के अंदर उसको गाढ़ापन प्रोवाइड करेंगे, मतलब कंसंट्रेटेड उसको बनाकर रखेंगे एल्ब्यूमिन। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन भी जो है कुछ परसेंटेज में होता है। सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करता है? तो जब हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है तो इस ब्लीडिंग को रोकने में कौन काम करता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन।
तो ये भी समझेंगे कि भाई ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा, बॉडी में एक विटामिन जरूरी होता है जिसको कहा जाता है विटामिन के, ये हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। आपको चोट लगी, आपका ब्लड ही बहता रह जाए तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड बचेगा ही नहीं। तो देखा होगा आपने, कभी भी चोट लगती तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण होता है, जो कि कहाँ पे मिलते हैं, जो मिलते हैं आपके ब्लड के प्लाज्मा में। तो ये भी बहुत जरूरी है, बॉडी में विटामिन के भी जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा जो हीमोफीलिया होता है, जिसमें ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, जिसको रॉयल डिजीज, रॉयल फैमिलीज में देखा गया था, इसलिए उसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, वो जो है इन्हीं चीजों के कारण होती है। तो हमारा जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में पानी भी है, प्रोटीन भी है, इसके अलावा शुगर्स भी होती हैं, यूरिया भी मिलता है, सॉल्ट्स भी देखने मिलते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर दो चीजें हैं, 90% पानी, 10% अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ में भी दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जिसमें कार्बन आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें कार्बन है, प्रोटीन है तो उसमें कार्बन है। आपका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया वगैरह, इनमें भी जो है वो कार्बनिक की ही श्रेणी में आ जाता है। और फिर अकार्बनिक के अंदर जैसे कि सोडियम आ गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, वो सारी चीजें होती हैं। तो इससे पूरा का पूरा रक्त बना होता है, शुगर, यूरिया, सॉल्ट और प्रोटीन से। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई प्लाज्मा के अंदर क्या है, 90% तो जल है, लेकिन जो अदर 10% है उसके अंदर कुछ कार्बनिक चीजें भी है और अकार्बनिक चीजें भी है, अकार्बनिक भी हैं। और इन कार्बनिक के अंदर क्या है, तो इन कार्बनिक के अंदर विटामिन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी है, इसके अलावा नाइट्रोजन वाली चीजें भी हैं, मतलब जैसे यूरिया वगैरह भी इसमें मिलता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका प्लाज्मा बना होता है। तो प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया कि मेनली क्या चीज होती है, प्रोटीन होती है। और कौन सा प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा, तो एल्ब्यूमिन होता है, ये बहुत जरूरी है, एल्ब्यूमिन। इसके अलावा आपने सुना होगा कि अभी कोविड-19 में एक थेरेपी दी जाती थी, जिसको कौन सी थेरेपी कहा जाता था, इसको कहा जाता था आपका प्लाज्मा थेरेपी। तो ये प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या था, तो प्लाज्मा थेरेपी में ये बताया गया था कि भाई कोविड से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होते हैं किसी की बॉडी में, वो प्लाज्मा में होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको कोविड ऑलरेडी हो चुका है, उसका प्लाज्मा निकाला और ऐसे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता था जो अभी रोगग्रस्त है, तो उससे क्या होता था, ठीक हो जाता था। तो वो कैसे होता था, उस चीज को भी यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो भाई एल्ब्यूमिन का मैंने बताया कि ये सबसे ज्यादा मिलता है, ये सबसे ज्यादा संख्याओं में आपका किस में होता है, प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन में यही होता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है ग्लोब्यूलिन्स। अब इस ग्लोब्यूलिन्स में क्या होता है, एक अल्फा होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 दिख रहा होगा, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। इसको आपने समझ लिया तो आपके यहाँ से बहुत सारे आंसर्स पता चल जाएंगे आपको। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, इसमें जो अल्फा होते हैं, इन अल्फा का काम होता है कॉपर का ट्रांसपोर्ट करना। आपकी बॉडी में जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसका पूरा का पूरा संचरण जो करता है, परिवहन जो करता है, वो ग्लोब्यूलिन्स करता है। बीटा का काम होता है आयरन का, मतलब आपकी बॉडी में आयरन प्रॉपरली मेंटेन रहे, वो उसकी ग्लोब्यूलिन्स की बीटा जो शाखाएं होती हैं वो करती हैं। और जो गामा होती हैं, इन गामा का काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना। तो अगर हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज मिलेंगी तो वो कहाँ मिलेंगी, प्लाज्मा में मिलेंगी। और प्लाज्मा में भी कहाँ मिलेंगी, ग्लोब्यूलिन्स के गामा जो है जो शाखा है उसमें मिलेगी। इसके अलावा जो फाइब्रोनोजेन होता है, इसका मुख्य काम तो क्या है, क्लॉटिंग का होता है। तो ब्लड का क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइब्रोनोजेन होता है और साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो ये जो है मिलकर पूरी पूरी रक्त में काम करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि प्लाज्मा ही ये सारी चीजें करता है, तो प्लेटलेट्स में भी ब्लड क्लॉटिंग देखा था। भाई प्लेटलेट्स भी करता है, लेकिन आपका प्लाज्मा के अंदर भी ये जो फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपस में धीरे धीरे कंबाइन होकर काम करते हैं। तो प्लेटलेट्स को अगर यहां पर समझना है तो ये दोनों वहां पर भी आएंगे, मतलब प्लेटलेट्स में भी काम ब्लड क्लॉटिंग का है और प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीजों का काम जो है ब्लड क्लॉटिंग का है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजेन, तो यहां पर सबका काम ब्लड क्लॉटिंग का नहीं है। यहाँ पे तो कुछ प्रोटीन भी है, यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स भी बन रहे हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज भी बन रही है, यहाँ पर किसी बीमारी से लड़ने में भी मदद मिल रही है। लेकिन ये जो प्लाज्मा है आपका, इसके अंदर हर तरह की चीजें, फाइब्रोनोजेन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है।
तो अगर हम बढ़ते हैं आगे, वापस में आऊंगा इन चीजों पे, लेकिन अभी यहां तक आपने समझ लिया एंटीबॉडी, आयरन, कॉपर और सबसे ज्यादा और प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडीज दी जाती है तो वो गामा से निकलती है। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉट में मदद करते हैं। अब देखिए, अब बात हो रही है प्लेटलेट्स की, जिनका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये आपका जो अस्थि मज्जा होती है, जो अस्थि मज्जा है आपका मतलब बोन मैरो, वहां से मैंने आपको बताया था कि भाई बोन मैरो से तो सभी कुछ निकलता है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो। यहाँ पे हमने देखा था कि भाई इससे तो आरबीसी भी निकल रहा है, डब्ल्यूबीसी भी निकल रहा है, लेकिन इससे क्या निकल रहे हैं, प्लेटलेट्स भी निकल रहे हैं और अलग अलग ऐसे कुछ चीजों में विभाजित हो जा रहे हैं ऐसे टुकड़ों में। तो ये टुकड़े प्लेटलेट्स हैं, लेकिन इससे जो निकलता है वो डायरेक्ट प्लेटलेट नहीं होता। उस चीज को समझना है यहाँ पे कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो निकलता है इसी को कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट। तो इससे जो निकलता है उसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट जो होता है जब रक्त में पहुंचता है तो अलग अलग तरीके से विभाजित हो जाता है। ऐसा ये बड़ा सा बॉल डिवाइड हो जाएगा छोटी छोटी बॉल्स में। इन छोटी छोटी बॉल्स को ही आप क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स क्या मदद करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है किसी भी तरह से कोई भी तरह, हमारी बॉडी में कई तरह की क्लॉटिंग्स, मतलब जैसे आप कभी कोई दौड़ लगा रहे हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग्स को जो है कंट्रोल करने में, आपकी अंदरूनी बहुत सारी ब्लीडिंग्स होती रहती हैं छोटी छोटी। आपने अब ताली भी बजाई तो अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, अगर आपने जंप भी किया तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। तो उन सारी ब्लीडिंग्स को कंट्रोल करने का काम ये सारी चीजें करती हैं। तो ये ब्लड क्लॉट में मदद करती है कि ब्लड का थक्का जम जाए। तो सेल फ्रेगमेंट्स बाउंड्स टू मेगा कैरियोट्स बर्ड ऑफ आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। तो ये मेगा कैरियोट से क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं प्लेटलेट्स। इनके अंदर भी कुछ कंटेंट होते हैं जो आपके रक्त के थक्के को जमा कर रखते हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग्स में काम करते हैं। तो देखिए, हमें प्लेटलेट से मिलता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके साथ जब कैल्शियम मिलता है तो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जब मिलता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन किसमें था, प्लाज्मा में था, अभी बताया था प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में है। तो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर बनाते हैं थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन में जब आपको फाइब्रोनोजेन जो मिलता है प्लाज्मा में, ये मिल जाता है तो ये बनाता है फाइब्रिन। और फाइब्रिन एक धागे नुमा एक पॉलीमर बना देता है कि आपकी बॉडी से जो रक्त निकलता है वो उसमें जाकर जमा होने लगता है। तो ब्लड का क्लॉट बनने में जो है फाइब्रिन पॉलीमर्स काम आते हैं। और फाइब्रिन किससे बना है, तो थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन से। और ये थ्रोम्बिन कहां से मिला है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका प्रोथ्रोम्बिन से। और ये प्रोथ्रोम्बिन कहां से मिला है, तो ये आपको मिला है प्लाज्मा से। और इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आ रहा है, तो प्लेटलेट्स में जब प्रोथ्रोम्बिन में कैल्शियम मिल जाता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आपकी बॉडी में जो क्लॉट हो रहा है वो बहुत ज्यादा इन चीजों पर भी निर्भर करता है। तो यहां पर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ प्लेटलेट्स का जो थक्का जम पा रहा है वो किसकी मदद से जम पा रहा है, फाइब्रिन की मदद से जम पा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हेपरिन का बताया था। हेपरिन का काम ये होता है कि भाई अंदर जो है ब्लड का क्लॉट ना जमे, किसी भी तरीके से रक्त का थक्का अंदर ना जम जाए, अंदर जम जाएगा तो दिक्कत है। तो भाई आपका ये जो हेपरिन होता है लिवर से निकलता है, विटामिन के जो सपोर्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी में खून आसानी से बहता रहे। लेकिन जब आपको चोट लग जाए, जब आपको बॉडी में कट लग जाए, तो फिर ये पूरा फाइब्रिन जाकर आपके ब्लड को बचा ले, ये भी काम करता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में मैंने बताया था कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। इन कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी इसमें मिलता है, जिसमें हमने प्रोटीन में देखा एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, ये सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कई तरह के। इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थों में सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इस तरह की चीजें जो है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर देखने मिलते हैं। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी बनती हैं, प्लाज्मा में हर तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इसमें 90% तो क्या होता है, पानी ही होता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे कि भाई कई बार आपने सुना होगा प्लाज्मा और सीरम। ये सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर होता है, तो इस चीज को समझ लीजिए। सीरम का मतलब है कि अगर प्लाज्मा में से हम उन चीजों को हटा दें जो रक्त को क्या करती हैं, क्लॉट करती हैं, रक्त का थक्का जमाती हैं। मतलब आपके रक्त में कई चीजें ऐसी हैं, जैसे हमने देखा प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजेन है, जब उनको हटा दिया आपने रक्त से तो जो प्लाज्मा जो बचा बाकी, उसी को सीरम कहा जाता है।
इस सीरम के अंदर क्या होता है, इस सीरम के अंदर वो चीजें होती हैं जो एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटीबॉडीज में सीरम ही होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया में जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई थी, तो कोविड-19 की वैक्सीन जो बनाई गई थी वो आपने दो तरह की जो है सुनी थी। कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही थी। तो जो कोविशील्ड हुआ करती थी वो कौन बना रहा था, सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है। तो सीरम का मतलब वही होता है कि भाई प्लाज्मा में से आप क्या हटा देते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हैं। तो ये जो है आपका याद रखेंगे। तो ब्लड क्लॉट वाला जो फैक्टर है उसको हटाने के बाद जो बचा प्लाज्मा होता है उसको सीरम कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीरम्स डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक। सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या कमी होती है, एंटीबॉडीज की कमी होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, एल्ब्यूलिन्स की कमी होती है, या ग्लोबुलिन्स की कमी होती है। तो ये आंसर तो आप सभी लोग दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। निम्नलिखित में कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्का जमाने में मदद करती है, थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स। अब ये भी आंसर बहुत ही सिंपल है, बस ओरिजिनल नाम की जगह दूसरा नाम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। निम्नलिखित में कौन हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है। ये सब आंसर आप दे पाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे। होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। जो भी डाउट्स आएंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और इनके आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।